हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट फर्स्ट से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा हम लोग का व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके भी हम लोग डिफिनेशन की बात करेंगे। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन की, उसके बाद में इसका डिफरेंस देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बैच प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होता है। ये टेक्निक क्या है, कहा जा रहा है कि बैच प्रोसेसिंग एक टेक्निक है जिसमें ऑपरेटर कलेक्ट्स द प्रोग्राम। क्या करता है, बैच प्रोसेसिंग एक टेक्निक है जिसमें जो आपका ऑपरेटर है वो प्रोग्राम्स को कलेक्ट करता है। किससे? यूजर से। यूजर से प्रोग्राम को कलेक्ट करता है एंड डेटा टुगेदर, और साथ में उसका डेटा भी। प्रोग्राम्स डेटा विथ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स कि उसमें सब कुछ अवेलेबल है, डेटा भी है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है, कैसे इंस्ट्रक्शन उसका जो है ना प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना, वो सब अवेलेबल है। तो उस प्रोग्राम को जो है ना ऑपरेटर यूजर से कलेक्ट करता है इन ए बैच बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट। यानी कि बैच का जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाला उससे पहले प्रोग्राम को कलेक्ट करता है। कैसे करता है वो देखिए, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका हो गया यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, इस तरह से जो है ना यूजर एन है। यूजर एन का वैल्यू 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। ये जो है ना आपका देखिए यहाँ पे है ऑपरेटर, जो कोई पर्सन है, और ये जो है ना यूजर 1 से जॉब 1 कलेक्ट किया। यूजर 2 जो है ना जॉब 2 को सबमिट किया किसके पास? ऑपरेटर के पास। यूजर 3 जॉब 3 को सबमिट किया ऑपरेटर के पास। इस तरह से एन यूजर्स हैं, तो एन जॉब्स जो है ना इस ऑपरेटर के पास सबमिट कर दिए। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, उस प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैच बनाता है। हो सकता है उसमें से 2-3 प्रोग्राम किसी अदर लैंग्वेज में हो, 4-5 प्रोग्राम किसी अदर लैंग्वेज में हो, तो उस लैंग्वेज के बेसिस पे या किसी एक बेसिस पे वो अलग अलग बैच बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जॉब का जो है ना बैच बनाया, ये आपका बैच 1 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बैच 1 है जिसमें जॉब 1, जॉब 3 एंड जॉब 5, जो इसमें सिमिलर क्वालिटी हुआ तो उसको बैच 1 बना लिया गया। ठीक उसी प्रकार से जॉब 2, जॉब 4 एंड जॉब 6 को जो है ना बैच 2 बना लिया। अलग अलग बैच बना करके वो सीपीयू को जो है ना सबमिट किया प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन जो ये इनपुट लिए गए हैं, ये इनपुट जो है ना पंच कार्ड हो सकता है कि पंच कार्ड के रूप में सबमिट करें, पेपर टेप के रूप में सबमिट करें, या मैग्नेटिक टेप के रूप में सबमिट करें। पंच कार्ड क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बैच बना करके सबमिट किया किसको? सीपीयू को। और सीपीयू एक्सक्यूशन के बाद जो आपको आउटपुट दिया, ये भी आपका पंच कार्ड के ही रूप में दिया। आउटपुट दिया पंच कार्ड के रूप में ही दिया। तो इन सारे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि आपको जो है ना एक ऑपरेटर जो है ना, एक पर्सन है जो सबसे ज्यादा वर्क जो है ना इसी को हो रहा है, क्योंकि सारे यूजर्स जो है ना प्रोग्राम को कलेक्ट कर रहा है और उसका बैच का फॉर्मेशन कर रहा है, और तब वो सीपीयू को सबमिट कर रहा है, और हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग करके पंच कार्ड के रूप में या पेपर टेप के रूप में हमको आउटपुट प्रोवाइड कर दे रहा है। इन सभी केस में आप देख रहे हैं कि आपका सीपीयू जो है ना यहाँ पे है, यूजर्स जो है ना यहाँ पे है। तो यहाँ पे यूजर से सीपीयू का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। यूजर से सीपीयू का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि आपका जो है ना इस सीपीयू का जो भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो रियल में हो नहीं पा रहा है। यहाँ से बैच दिया गया तो बैच 1 को जो है ना वो एक्सिक्यूट किया, एक्सिक्यूट करने के बाद में वो आउटपुट दिया। तो जब तक आउटपुट दे रहा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हो रहा है,
उस समय हमारा सीपीयू क्या है, आइडल है। आइडल दैट मीन्स कि वो फ्री है, कोई उसके पास वर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है तो हम जॉब 2 को डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। जॉब 1 को कंप्लीटली आउटपुट देकर के कंप्लीट करेगा तभी आप जॉब 2 को प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं। तो इस बीच में हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो पा रहा था। तो ये कुछ इसका डिसएडवांटेज रहा। पहला कि यूजर जो है ना हमारा सीपीयू से जो है ना इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, और सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली। तो ये कुछ डिसएडवांटेज रहा है जिसको हम लोग पॉइंट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ए सीरीज ऑफ jobs are executed without any human intervention in batch processing system। इसमें क्या हो रहा है कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के इसमें जो सीरीज ऑफ बैच यानी कि जॉब्स जो है एक्सिक्यूट हो रहा है, इसमें किसी भी इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर जो है ना बैच बना के सबमिट कर रहा है, सीपीयू अपना एक्सिक्यूट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन दिस सेट ऑफ जॉब्स with similar needs are batched together and inputted to the computer for execution। यही कहा जा रहा है कि जो आप बैच बनाया जा रहा है तो सिमिलर रिक्वायरमेंट्स का एक बैच हो गया, फिर अदर कोई सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है तो उसका जो है ना अलग बैच बनेगा। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना बैच का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बैच होता है, जैसे डिपार्टमेंट बैच वाइज जो बनता है हम लोग के कॉलेज में, तो सब्जेक्ट वाइज हो सकता है या ब्रांच वाइज हो सकता है, इस तरह से बैच बन जाता है। तो वो सिमिलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल बैच सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इट इज स्लोअर इन प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, प्रोसेसिंग में बहुत ही स्लो होता है क्योंकि हमारे सीपीयू का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। स्लोअर किससे होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम इससे फास्ट होता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं जनरली पंच कार्ड के रूप में, और आउटपुट भी हमें मिल रहा है पंच कार्ड के रूप में, प्रिंटेड फॉर्म में। तो पंच कार्ड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए आपका है पंच कार्ड। पंच कार्ड जो है ना आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। इसमें जो है ना डेसिमल फॉर्म में जो है ना आपके 0 1 2 3 4 करके जो है ना आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और ये सब जो है ना आपके होल्स है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जो है ना ये आपका जो दिख रहा है सामने में ये पंच कार्ड है, और इस तरह के सीरीज ऑफ पंच कार्ड्स को एक साथ अटैच कर दिया था तो एक बैच बन जाता था। ठीक है ना, ये जो है ना पंच कार्ड आपका यूजर जो है ना ऑपरेटर को सबमिट करता था, और ऑपरेटर इस तरह के बहुत सारे पंच कार्ड को एक साथ सिमिलर रिक्वायरमेंट का बनाता था, उसको बोलते थे बैच। और इसको जो है ना हम लोग सीपीयू को प्रोवाइड किए, और वो इसी फॉर्म में फिर से जो है ना प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देता था पंच कार्ड के रूप में। पंच कार्ड का जो है ना इन्वेंशन जो किए थे वो हार्मन होलेरेथ किए थे। हार्मन होलेरेथ ने पंच कार्ड का इन्वेंशन किए थे। यहाँ पे कहा जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये पंच कार्ड is a piece of ST paper that can be used to contain digital data representation by the presence or absence of holes in predefined position। पहले से predefined position है, अगर वहां पे holes हैं तो उसको आप presence मान लेंगे, नहीं जहां पे है उसको बोलेंगे absence, क्योंकि जहां पे होल है वहां पे लाइट पास करेगा, दैट मीन्स की presence है। और जहां पे होल नहीं है वहां पे लाइट पास नहीं करेगा तो वो एब्सेंस है। तो इस फॉर्म में हम लोग को डिजिटल इंफॉर्मेशन 0 1 के रूप में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि डिजिटल डेटा कैन बी यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन और यूज्ड टू डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीनरी। तो इसको जो है ना डायरेक्टली जो है ना ऑटोमेटेड मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए जो है ना इसमें वो यूज कर देते हैं। ये आप पंच कार्ड देख लीजिए, मेनली जो है ना हो सकता है कि इसका जो है ना ये ध्यान रखेंगे, हार्मन होलेरेथ इसका इन्वेंटर है। अब हम लोग देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी हम लोग एक एक करके पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि when two or more programs reside in memory at the same time, मेमोरी में एक से अधिक, यानी कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक अगर प्रोग्राम सेम टाइम में अगर मेमोरी में आ चुके हैं
एक्सक्यूशन के लिए सीपीयू का वेट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम को रख दिया गया कि एक एक्सिक्यूट करेगा और जैसे ही उसका एक्सिक्यूशन कंप्लीट होगा, सेकंड जो है ना एक्सिक्यूशन के लिए रेडी है। तो वहां पे हम लोग सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है ना इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, जो बैच में नहीं हो पा रहा था। अब ये जो है ना आपका हमारा मेमोरी हो गया, यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोसेस हैं, जॉब 1 जॉब 2 से लेकर जॉब n तक मेमोरी में डाल दिया गया। यहाँ पे सीपीयू है आपका, सीपीयू हो गया। अब ये जो मेमोरी है, मेमोरी से जॉब 1 जो है ना सीपीयू एलोकेट कर दिया एक्सक्यूशन के लिए। जॉब 1 एक्सिक्यूट किया, एक्सिक्यूट होने के बाद इस जो है ना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ये चला गया। तो जॉब 2 जो है हमारे सीपीयू पे आगे एक्सिक्यूशन करने के लिए। तो बैच में यही नहीं हो पा रहा था। बैच में क्या होता है, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है तो बैच 2 सबमिट नहीं हो पा रहा सीपीयू पे। वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा जॉब वहां पे बैच सबमिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये पहला यानी कि हमारा जो है ना जॉब 1 जो है ना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है, तो उस समय में जो है ना हमारा जॉब 2 जो है ना यहाँ पे सीपीयू पे एक्सिक्यूट कर रहा था, सीपीयू आइडल नहीं रहा। अगर हमारा जो है ना जॉब 2 जो है ना गया कंप्लीट होने के बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में, तो हमारा जॉब 3 जो है ना यहाँ से एक्सिक्यूट कर रहा है सीपीयू पे। तो ये एडवांटेज रहा कि इसमें हम लोग जो है ना सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है ना हम लोग इफेक्टिवली कर पाए, जो बैच में नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सीपीयू एक्सिक्यूशन कर रहा है जॉब 1 को, जॉब 1 को, और इसे जो है ना 30 मिनट टाइम लगेगा सीपीयू पर एक्सिक्यूशन कंप्लीट करने में। और जॉब जो 2 है, जॉब 2 ये इसका जो है ना 10 सेकेंड, मात्र ये 10 सेकेंड में अपना एक्सिक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो जॉब 1 जो आप एक्सिक्यूशन के लिए दे चुके हैं, सीपीयू पे जा चुका है, ये 30 मिनट एक्सिक्यूट होने के बाद ही, ये जब तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे नहीं जाएगा, आप जॉब 1 को आप नहीं रिमूव कर सकते हैं सीपीयू से। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो जॉब 2 है आपका, इसको तो मिनिमम प्रोसेस है, छोटा सा जॉब है, बहुत छोटा सा है, 10 सेकेंड का है, लेकिन इसको जो है ना जॉब 1 के कारण हाफ आवर वेट करना पड़ रहा है। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से कर पाए, लेकिन जॉब्स का वेटिंग टाइम जो है ना बहुत ज्यादा हो गया। इसमें क्या है ना कि स्विचिंग तो कर हो रहा है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद जब तक यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस मान लेते हैं हमारा P1 है, तो P1 चाहे वो 30 मिनट का हो या 30 घंटे का हो, जब तक वो प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं करेगा वो सीपीयू को छोड़ नहीं सकता। वो खुद से इटसेल्फ वो सीपीयू को रिमूव करेगा, इनपुट ऑपरेशन होगा या कोई और उसको जो है ना ऑपरेशंस करना है, तो वो खुद से ही सीपीयू को छोड़ेगा, फ्री करेगा। आप उसको फ्री नहीं करवा सकते हैं, चाहे दूसरा जॉब 5 सेकंड का 1 सेकंड का ही क्यों नहीं हो। यहाँ पे जॉब्स का जो है ना वेटिंग टाइम जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा था। एक प्रॉब्लम इसमें भी आ गया। यहाँ पे एडवांटेज क्या हुआ कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हम लोग इंक्रीज किए, लेकिन वेटिंग टाइम क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो रहा। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, यही कह रहा है कि ये क्या किया कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर लिया बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स, जॉब्स को ऑर्गेनाइज करके मेमोरी में, सो दैट द सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एक्सिक्यूट। तो इससे क्या फायदा हुआ कि चूंकि मेमोरी में सारे प्रोसेस को डाल दिया गया, तो हमारा सीपीयू जो है ना हमेशा एक्सिक्यूट कर रहा है, यूटिलाइजेशन हमारा इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, it executes multiple programs to avoid CPU and memory under utilization। यानी कि ये मल्टीपल प्रोग्राम को जो है मेमोरी में रख लिए, जिससे क्या हुआ कि हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है ना इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जो है ना मल्टी प्रोग्राम टास्क सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका स्पीड क्या हो गया, बैच से ज्यादा था। ये जो है ना फास्टर एक्सक्यूशन कर रहा था विथ रेस्पेक्ट टू बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कैसे लिख पाएंगे। बेसिक जो डिफरेंस है 5 पॉइंट हम यहाँ पे जो है ना इंक्लूड किए हैं, उसको हम लोग एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसका है, ये फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल बैच सिस्टम, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना मल्टी प्रोग्राम टास्क सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया कि जॉब बैच प्रोसेसिंग में क्या हुआ, बैच में कि जॉब्स आर एक्सिक्यूटेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। जबकि मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड टू एक्सिक्यूट मल्टीपल प्रोसेस बाय मॉनिटरिंग देयर प्रोसेस स्टेट्स एंड स्विचिंग इन बिटवीन प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस के बीच में जो है ना स्विचिंग हो रहा है, जबकि यहाँ पे जॉब्स के बीच में स्विचिंग नहीं हो रहा। स्विचिंग दैट मींस कि जो है ना एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया अपना एग्जीक्यूशन, वो इनपुट ऑपरेशन कर रहा है तो आप दूसरे प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इन स्लोअर इन प्रोसेसिंग। ये क्या हो गया आपका, स्लोअर हो गया, जबकि ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग में फास्टर हो गया। यहाँ पे जो है ना हमारा सीपीयू आइडल रहता था, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट कर रहा है उस समय हमारा सीपीयू जो है ना फ्री बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीपीयू नॉट स्टैंड आइडल, यहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन हम लोग इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। और फाइनली कह रहा है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम सीपीयू यूटिलाइजेशन इज लेस, यहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम कर पा रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यूटिलाइजेशन मोर कर पा रहे हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आप देख करके और समझ सकते हैं कि कैसे आप इसको जो है ना डिफाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।